तो आइडियल गैस लॉ इज पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर। तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आर कैसे आता है? तो एक कंसेप्ट था 1 मोल of an ideal gas occupies 22.4 liter at STP। STP क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273.15 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर इक्वल टू 1 ATM। तो पीवी इक्वल टू 1 अब ये होगा तो कितना होगा? प्रेशर 1 ATM है, वॉल्यूम कितना है? इसमें 4 डेटा है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल, चारों है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर। तो आर आ जाएगा ना। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है देखो, 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल 1 मोल, आर टेम्परेचर का 273 केल्विन, ये है ना। आर का वैल्यू विल बी 22.4 बाई 273 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। और जूल में लोगे तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। आर का ये यूनिट तुम्हें याद होना चाहिए, 0.0821, इससे पूरा गैस लॉ सॉल्व होगा। देखो यूनिट में क्या गिवन है, 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। तो आर कभी भी 0.0821 लोगे, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में करना, वॉल्यूम को लीटर में करना, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, और टेम्परेचर को केल्विन में करना। क्लियर? तो प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लिखना जरूरी है, वॉल्यूम को लीटर में, और ये मोल केल्विन है ही। इतना क्लियर हुआ? आइडियल गैस लॉ क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन पी, वी, एन और टी। इसमें से कोई 3 गिवन होगा, चौथा तुमसे पूछता है। ओके, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आर का वैल्यू है 0.0821। if R is equal to then pressure should be in ATM and volume should be in liter। तो प्रेशर कितना होता है? प्रेशर को समझो, 1 ATM इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। मर्क्यूरी कॉलम का हाइट जो आता है 760 mm आता है। कौन सा हाइट, कैसे, बैरोमीटर, कंस्ट्रक्शन क्या, ये सब गैस लॉ में सेंटीमीटर में होगा, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। एक साइंटिस्ट है टॉरी सेली, उनके ऑनर में 1 mm of Hg को 1 टॉर बोल दिया गया। एग्जाम्पल जैसे 600 mm of Hg है, ATM में कितना होगा? 600 डिवाइडेड बाई 760 ATM, या 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, ATM इट विल बी 80 बाई 76 ATM। प्रेशर ऐसे, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, यही है ना।
ओके, और टेम्परेचर कैपिटल टी इन केल्विन, और कैपिटल टी का वैल्यू क्या होता है सबको मालूम होगा, 273.15 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन। एग्जाम्पल 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर होगा 273 प्लस 25, मतलब 298 केल्विन। सोच लो, इतना क्लियर हुआ? क्लियर है सबको? ओके, आई आई होप सो कि क्लियर है, क्योंकि कोई जवाब नहीं आ रहा किसी का। हर्ष नहीं समझ में? यस हर्ष, रेज योर हैंड नाउ। हाँ, अनम्यूट करो, बताओ। हाँ सर, वो वॉल्यूम वाला नहीं समझा। वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम वाला और क्या चाहिए? ये जो है ना 273.15 प्लस टी, वो टी कैसा, वो नहीं समझा सर। अच्छा, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो केल्विन में लाने का एक फॉर्मूला है कि 273 ऐड कर दो। अच्छा सर। जैसे 100 डिग्री है तो केल्विन में 273 प्लस 100, ओके सर। केल्विन हो गया। हाँ, और कौन सा नहीं समझ में, बताओ हर्ष। बस ये नहीं समझा था सर। ओके, और किसका डाउट है? रेज योर हैंड। नो वन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना कि ये आइडियल गॉस लॉ इस तरह से करते हैं, जैसे कि कैलकुलेट द मास ऑफ एसिटिलीन एसिटिलीन क्या होता है? C2H2। कैलकुलेट द मास ऑफ 200 ml of 200 ml of acetylene at 100 degree centigrade and 600 mmHg। तो देखो, तुम्हें मास क्या चाहिए? मास चाहिए था। अब इसका डेटा में है क्या हम लोग का? प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है। तो पीवी इक्वल टू NRT, एन आ जाएगा ना। आर तो कांस्टेंट है। प्रेशर किसमें होना चाहिए? एटमॉस्फेयर। 600/760 एटमॉस्फेयर आ गया। वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर। कितना होगा? 200 ml है, 200/1000 लीटर हो गया। नंबर ऑफ मोल, मास ऑफ एसिटिलीन बाई मोलर मास कितना होगा? 12 इंटू 2, 24 प्लस 2, 26 होगा ना। इंटू आर का वैल्यू कितना होता है? 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर किस में दोगे?
केल्विन में कितना है 373, 273 प्लस 100 ना, यहां से मास का वैल्यू आ जाएगा। अब कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रोसेस क्लियर है कि नहीं वो मतलब है। सोच लो कोई डाउट है इसमें? ओके क्लियर है। यस क्लियर है कि नहीं मैं पूछूं, क्लियर है तो यस लिख दो, वाई भी लिखोगे चलेगा, नहीं क्लियर है तो नो लिखो या एन लिखो तो भी चलेगा। कुछ समझ में आया कि कुछ तो आंसर आए, कितना समझ में आ रहा है? ओके अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाविंगनेस बताओ। हाविंगनेस बताओ क्या डाउट है? सर मुझे कोई डाउट नहीं था सर, वो दूसरे वाले को रहेगा। दो वीकनेस हो तुम लोग? अच्छा एक वीकनेस एल एन वीकनेस आर। यस वीकनेस बताओ क्या डाउट है? किसको डाउट है? मैंने किसको अनम्यूट किया था अभी? ओके ठीक है फिर से अनम्यूट करता हूँ। हाँ विघ्नेश। सर वो रेशियो किधर से आया आपको, मतलब वो किसका रिस्क? आर वाला वो रेशियो है ना? आर का वैल्यू 0.0821 आया था अभी। वो सबके लिए सेम रहता है कि ऐसा हाँ डिफर वो करे? सेम है, वो गैस कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, हर गैस का कांस्टेंट है अपना। ओके। हर गैस का नहीं, सारे गैस का कांस्टेंट हो 0.0821। और वो ये क्या है एटमॉस्फेयर, फिर वो उसका यूनिट क्या था? एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, इसीलिए थैंक प्रेशर यू। हमेशा एटमॉस्फेयर में रखना है, ओके। वॉल्यूम हमेशा लीटर में रखना है। हाँ थैंक यू सर, उतना ही डाउट था। अच्छा तुम लोग दो वीकनेस थे, इसीलिए मैं बोल रहा था कि बार बार तुम बोल रहे थे ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। वो स्क्रीन नहीं दिख रहा था मेरे को सर। अच्छा कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बताओ एवरीवन, थर्ड पे अटेम्प्ट करो जो क्वेश्चन नंबर 3 था। सर हाँ बोलो। मैंने कल ही ज्वाइन किया था, तो मेरे पास आपका पहले का वीडियो नहीं था, कल ही ज्वाइन किया। अच्छा वो यूट्यूब पे मैं आज भेजूंगा तो उसे ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, सारे पुराने वीडियो मिल जाएंगे। ओके सर। हाँ थर्ड का बताओ अभी।
हो रहा है सॉल्व? प्रेशर दिया है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल आ गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर ना। प्रेशर कितना है? 616/760। वॉल्यूम 322। ये बताया एमएम पे जी में, तो 760 से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम कितना एमएल में है? लीटर में आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे एवोगाड्रो नंबर कर दो, नंबर ऑफ मोल आएगा। आर का वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर इज केल्विन। अच्छा, तुम लोग कैलकुलेट कर रहे होगे, वही प्रॉब्लम होगा। 273 + 29 कितना हो गया? 302। तो नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता सकते हो ना कितना हो गया? रेस्ट तो कैलकुलेशन है, कर लोगे। थर्ड क्लियर सबको? यस और नो? यस 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 नो। विघ्नेश नहीं समझ आया। हाँ वो विघ्नेश बोलो। हाँ विघ्नेश बोलो। सर मैंने नहीं भेजा, वो दूसरे ने भेजा होगा, मैं मेरे को समझा। अच्छा, विघ्नेश सेलन ने भेजा, ओके। हाँ विघ्नेश बोलो। भी नहीं भेजा, मुझे ही समझाओ। अच्छा ठीक है, पुराना होगा सर। ओके। तो 10 देखो तो, अभी होना चाहिए, 10 था ना। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 10 करो, 10 में डाउट था ना।
क्या क्या दिया हो? वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है। वॉल्यूम कितना है? 0.224 लीटर। प्रेशर कितना है? 1520/760 मतलब 2 atm। टेम्परेचर कितना हो गया? 273 + 273 546 इक्वल टू मास नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, दैट इज मास बाई मोलर मास, 0.44 बाई मोलर मास आ जाएगा। तो मोलर मास बताओ कितना आ रहा है? आई थिंक डन। हाँ, उससे मॉलिक्यूलर मास आएगा। मास दिया है ना, तो मास बाई मोलर मास करो। मॉलिक्यूलर मास बता दो, सब आ जाएगा। प्रेशर कितना है? 1520/720/0.224। टेम्परेचर हो गया 546। ओके, हो गया हर्ष। ओके, वही आइडियल गैस वाला नहीं आ रहा था, है ना? फिफ्टीन 20 mm है, तो 760 से डिवाइड करो, ATM हो गया। वॉल्यूम को लीटर में चाहिए था, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है वो देखें। तो वॉल्यूम है 224 ml, मतलब वॉल्यूम हो गया 224/1000। लीटर में करना था ना ये, ATM और लीटर। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के लिए कोई हिंट है क्या? 10th में देखा तो मास दिया हुआ 0.44, तो क्या करना होगा? मास बाई मोलर मास ना, तो इट इज 0.44 बाई मॉलिक्यूलर मास। आर का वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर हो गया 273 डिग्री है, तो 273 और क्या ऐड करो, 546 केल्विन में। टेम्परेचर कितना था? 273 + T, बट T भी 273 ही है, तो जैसे दोनों ऐड करोगे 546 आ गया। तब ये कितना आ रहा है वैल्यू? मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है? एक्चुअली 0.0821 कितना था? 22.4/273, तो ये कैंसिल हो गया, तो इंटू 22.4 इंटू 2 इंटू 2 है, तो 2 कैंसिल हो गया, और ये 22.4 है, तो ये 10 हो गया, 10/100 हो गया, 1/100 हो गया। मॉलिक्यूलर मास 44 आ रहा है, यही आ रहा है ना? उसका मैंने डेरिवेशन लिख दिया। एक्चुअली ये होता क्या है, 22.4/273 से आया था ना, 22.4/273, तो ये डायरेक्ट 2 से डिवाइड हो गया, 2 आ गया, और इधर भी ये डिवाइड हो गया, 2 दिख रहा है, 2 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे दिख रहा था 22.4 से ये 10 टाइम्स में आ गया, अब मॉलिक्यूलर मास 44 आ गया। 10th में और क्या दिया? मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो हाउ मच इन ग्राम डज 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड वेज? एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा ग्राम में? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन ग्राम बताया था मैंने, इक्वल टू मोलर मास बाई NA ग्राम।
ऐसा फॉर्मूला था ना, तो 44/6 इंटू 10⁻23 ग्राम हो गया। हर्ष का आ गया था आंसर। और लोगों को क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो कहाँ पे नहीं क्लियर हुआ वो बताओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ये हो गया, राइट। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी दिया हुआ 13.6 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml का मास 13.6 ग्राम है। तो कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ एन एटम ऑफ मर्क्यूरी such that each atom of mercury is occupying a cube of its length equal to diameter of the mercury atom. Each atom of mercury मतलब एक एटम के मर्क्यूरी का वॉल्यूम कितना होगा, उसको इक्वल मान लो एक क्यूब के बराबर। क्यूब का एज लेंथ वो डायमीटर के बराबर है, तो क्यूब का एज लेंथ डी हो गया, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा क्यूब का, डी क्यूब। क्यूब का एज लेंथ डी है, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है डी क्यूब, तो उसका वॉल्यूम किसके बराबर हो गया, एटम के वॉल्यूम के बराबर। तो एटम का वॉल्यूम मालूम चल गया डी क्यूब। तो डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास मास ऑफ वन एटम बाय डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, ऐसे ही आएगा ना। वॉल्यूम ऑफ वन एटम व्हाट विल द मास ऑफ वन एटम 200/Na ग्राम, यही होगा ना। मास ऑफ वन एटम 200/Na ग्राम बाय वॉल्यूम डी क्यूब इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी 13.6 है। ओके देखो, थर्टीन पॉइंट सिक्स ग्राम पर ml, इसको लिख सकते हैं हम लोग 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी मतलब मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी 13.6, व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम, मोलर मास बाई एवोगाड्रो ग्राम, यही था ना। और ये ग्राम में ये क्या था, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ना। वॉल्यूम कितना हो गया, डी सेंटीमीटर लिया तो डी क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, यही होगा ना। यूनिट देख लो सब, यूनिट लिखा नहीं जाता, मैं तुम्हें दिखाने के लिए लिख रहा हूँ केवल। डायमीटर ऑफ एन एटम डी सेंटीमीटर ले लो, तो वॉल्यूम हो गया डी सेंटीमीटर क्यूब, डी क्यूब हो गया, मतलब ये कितना हो गया 13.6 इक्वल टू 200/Na बाई डी क्यूब। डी को सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। क्लियर एवरीवन? और कौन सा है बताओ। सेवनटीन, ओके। तो सेम वैसा ही कैसे है, देखो 17 का हिंट देता हूँ। न्यूक्लियस ऑफ द फ्लोरीन, उसका क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियस ऑफ द फ्लोरीन एटम रेडियस दिया हुआ है, तो वॉल्यूम कितना होगा 4/3πr3, वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी चाहिए था, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम ना। तो मास ऑफ वन एटम बाई वॉल्यूम ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम कितना होगा 19/Na ग्राम। 17 में ही है ना, 19 है। 19 ग्राम तो एक मोल का मास होता है, एक एटम का मास कितना होगा 19/Na ना। 19/Na बाई 4/3πr3, वही डेंसिटी हो गया। ओके, आगे तक नहीं किया है, ठीक है।
17 में डेंसिटी पूछे तो 19 बाई एन ग्राम मास ऑफ वन एटम हो गया डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों दिया हुआ है, सब कुछ नोन है। इससे कैलकुलेट होगा ना, कर लेना, नहीं तो फिर अगले बार तक नहीं हो तो बताना। इसके अलावा और किसी में कंसेप्चुअली कोई डाउट नहीं है ना? ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। एवरेज एटॉमिक मास। जैसे क्लोरीन हो गया 35, क्लोरीन 37। इन नेचर ये किस रेशियो में मिलता है? नेचर में इसका रेशियो जो होता है 3:1 होता है। मतलब 4 एटम लोगे तो 3 एटम 35 का मिलेगा, 1 37 का मिलेगा। या 100 एटम लोगे तो 75% ही है, 25% ही है। ये अबेंडेंस है इसका, नेचुरल अबेंडेंस। तो कितना भी ले लो तुम, 75% 35 वाला होगा, 25% 37 होगा। तो व्हाट विल बी द एवरेज एटॉमिक मास? कैसे कैलकुलेट करें? मतलब 100 एटम ले लो तो ऑन द एवरेज 1 एटम का क्या मास होगा? तो व्हाट विल बी द एवरेज एटॉमिक मास? कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लो कि 4 एटम लिया तो 3 एटम तो 35 वाला है, तो 3 इंटू 35 मतलब 105। और एक एटम 37 वाला है, 1 इंटू 37। भाई टोटल कितना हो गया? 4 एटम कितना मास है? बाई 4। मतलब सोचो कि तुम्हारे पास 4 एटम है, 4 एटम्स हैव बीन गिवन एंड 3 एटम्स वेज 35 ग्राम या 35 एमयू एंड 1 एटम वे 37। सो व्हाट, हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज? सबका मास ऐड करो, 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 37, और टोटल कितने हैं? 4 है, तो बाई 4। या परसेंट में दिया रहे तो 75 इंटू 35 प्लस व्हाट 25 एटम कितना है? 37 वाले हैं। आउट ऑफ 100 एटम लिया तो 75 एटम क्या था? 35 वाले, तो 75 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37/100। ये क्लियर है कैसे एवरेज निकालते हैं? यस और नो? यस, सबका यस मान के चलूं? 4 लोगों ने यस बोला है, नो किसी का नहीं है, तो यस सबका हो गया। ये एक फॉर्मूला बना लें एवरेज एटॉमिक मास का।
n1 बाई n टोटल उसको मोल फ्रैक्शन में बोलते हैं, x1 इंटू m1 प्लस x2 इंटू m2 प्लस x3 इंटू m3, ऐसे भी लिख सकते हैं, m एवरेज। x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन। कैसा है? n1 डिवाइडेड बाई n टोटल, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। n2 बाई n टोटल मोल फ्रैक्शन, ये सब क्या है? मोल फ्रैक्शन। पिछली बार मैंने एक बुक भेजी थी एनपीसी की, वो ओपन करो तो, फिर से भेज देता हूँ। उसमें BB1 पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 करो। एनपीसी दिया हुआ है ना, नर्चर फिजिकल केमिस्ट्री 1, उसे ओपन करो। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करना है, देखो तो।
आंसर आया फर्स्ट का? Krishnan, my hearts are not because of the pain. Or the group I believe solve my doubts now. रिकॉर्डेड लेक्चर से देख के समझ तो सकते हो, बट फिर डाउट्स तो फिर इधर ही हो जाएगा ना क्लास में ही। क्रिश, बट तुम्हारी तबीयत खराब नहीं तो ठीक है, यू कैन लीव क्रिश। इसको एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख के समझना। ओके, फर्स्ट का आंसर डी, सेकंड का बी। ओके, दो हुए। फर्स्ट का डी कैसे हो गया सोचो। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अटेन इन 126 AMU ऑफ HNO3। 126 AMU दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कर दें तो कितना हो जाएगा फर्स्ट का आंसर? वन 126 AMU मतलब 126 बाई NA ग्राम। 1 AMU 1 बाई NA ग्राम था ना। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है? मास बाई मोलर मास, ये दोनों ग्राम में ही रहते हैं ना। मास है 126 बाई NA ग्राम। मोलर मास HNO3 का कितना आ रहा है? 61 आ रहा है। ओके, 61। HNO3 का मोलर मास 61 आ रहा है। ये तो 2 बाई NA आएगा ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3, HNO3 पूछा नहीं कि H और N पूछा है, O पूछा है। ऑक्सीजन आइटम कितना होगा? जितना HNO3 होगा उसका ट्रिपल। हाँ, ये तो बहुत घुमा के क्वेश्चन दिया होगा। ये सब ओनली प्रैक्टिस से सॉल्व कर सकते हो, पहले बार में सबका दिमाग घूम गया होगा। 2 बाई NA मोल HNO3 है, तो नाइट्रोजन का भी कितना होगा? 2 बाई NA मोल। नाइट्रोजन भी सेम होगा, 2 बाई NA मोल। ऑक्सीजन ट्रिपल हो जाएगा, 6 बाई NA मोल। हाँ, तो टफ क्वेश्चन था थोड़ा ये, बट स्टार्टिंग में ही टफ लगता है, ये सब बात के लिए बहुत इजी होते हैं। नेक्स्ट का 1 का बी, सेकंड का 1 का बी 63 आया था क्या? सेकंड का बी आया हुआ है। ओके, सेकंड हो गया सबका अटेम्प्टेड। हाँ, 9.5 ग्राम PO4 3 माइनस है, तो मोल निकाल दो। मोल कैसे होगा? 9.5 बाई मोलर मास इंटू NA, नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन आ जाएगा, इंटू एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये सब टफ लगेंगे और सबको टफ लगेंगे, ये ध्यान रखना। मोल कंसेप्ट स्टार्टिंग बहुत टफ लगता है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा सब इजी हो जाएगा आगे, बट बाद में मोल कंसेप्ट भी इजी होगा। प्रैक्टिस करते रहोगे ना, डेली बनाते रहना ये सब क्वेश्चन। 9.5 ग्राम PO4 3 माइनस। सेकंड सबने अटेम्प्ट कर लिया।
अटेम्प्टेड, ओके। सेकेंड में क्या है? 9.5 ग्राम PO43 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PO43 माइनस मास दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, मास बाई मोलर मास। इट इज 9.5 डिवाइडेड बाई मोलर मास, इसका कितना आ रहा है? 31 फॉस्फोरस का आता है, प्लस 16 इंटू 4 कितना हो गया? 64 31 95 ही आ जा रहा है। नंबर ऑफ मोल्स आ गया। ये तो मोल्स है ना, नंबर ऑफ PO43 माइनस एक्चुअल आयंस कितना होगा? पिछला बार बताया था नंबर ऑफ मोल्स मालूम है मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो। ये प्रैक्टिस करना होगा। डजन में जैसे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं उसमें एवोगाड्रो से, तब रियल नंबर आता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? एक फॉस्फेट आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? और इतने फॉस्फेट आयन है इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन फॉस्फेट आयन। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 ना। 15 प्लस ऑक्सीजन का 8 इंटू 4 32 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए हैं। 15 प्लस 32 ऑक्सीजन में प्लस 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से। ये होगा ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर सबको? ओके था फोर्थ जो हो गया ना, थर्ड। $54 ml है तो डिवाइडेड बाई 22.4 वाला पार्ट मत करना हो गैस के लिए। तुम्हें ये मानना होगा 54 ml मतलब 54 ग्राम। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा। क्यों ये IIT का बार बार कर दिया हुआ डेटा है कि तुम उसमें थर्ड फॉर्मूला यूज करते हो क्या? 34 ml H2O मतलब वाटर की डेंसिटी उतनी ही होती है, 54 ग्राम H2O मान के चलो। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? पहले तो मॉलिक्यूल निकालो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? मास बाई मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, यही होगा ना। 54/18 इंटू एन है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? एक में कितना होता है यहाँ? न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है, 0 होता है। ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन होता है, टोटल 8 ही होंगे। तो 54/18 इंटू एन मॉलिक्यूल है, इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूट्रॉन हो जाएगा। सोच लो, क्लियर हुआ सबको अभी है? ओके, सबको क्लियर है राइट? गुड। इसको इतना प्रैक्टिस करो ना कि याद हो जाए। 54 ml वाटर वाला क्वेश्चन आया तो जितना ml होगा उतना ग्राम कर देना। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, वो लर्न करना है। वाटर का 1 ml लोगे तो 1 ग्राम होगा। एक एक वाटर बॉटल में कितना होता है? 1 लीटर ना, 1000 ml।
1000 ml मतलब 1000 ग्राम का होता है, 1 किलोग्राम का। ओके, 1 मोल, तो तुम 1 ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन बोल सकते हो, ये लेटेस्ट टर्म है। तब कई बार ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन ऐसे पूछते रहते हो। अब बताओ क्या पूछा हुआ है, उस पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब हो गया 5 ग्राम एटम, मतलब हो गया 5 मोल्स ऑफ एटम। ये बार बार यूज होता है, ये बहुत कंफ्यूज करता है, इसको सही से याद करोगे। 5 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 5 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसी तरह मान लो 7 ग्राम आयन बोला तो 5 मोल्स ऑफ आयंस। इसे लिख लेना, सही से याद कर लेना। सेवन मोल्स होगा, 7 लिया तो 7 है। ओके, अब बताओ कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे हम लोग, 4th ना। तो कैल मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब क्या समझोगे, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर ना, मोल्स निकालना मॉलिक्यूल्स का। तो ए में कितना मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल होगा, मास की बना, मास बाई मोलर मास ना। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स ऑफ किसका मॉलिक्यूल, H2SO4 मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल कितना होगा, मास बाई मोलर मास। कितना दिया था, 9.5 ग्राम था ना भाई, मोलर मास इसका 98 आएगा। 2 + 32 + 64, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। किसका हाईएस्ट आएगा वो पूछा, बी का बताओ क्या करें। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा इसका, नंबर दिया है, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। सी का कैसे करेंगे बताओ। सी थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया उसने, क्या ट्रिक है उसमें।
यस, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, करेक्ट। उसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करोगे ना, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ईच टू एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होकर N2 बन जाता है। तो जितने एटम उसके हाफ मॉलिक्यूल होंगे ना, तो एक्चुअली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितना एटम दिया है बाई 2। ये सबने रॉन्ग किया है बैच 1 बैच 2 में। सो स्लो। सबको क्लियर है ना, ग्राम एटम दिया तो बाई 2 करना पड़ेगा, मतलब 1.2046 इंटू 10⁻²2 बाई 2 करोगे तो मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन आएगा, देन है होगा ड्रो। सोचो कितना डिटेल में रहता है ना, 1.2 इंटू 10⁻22 बाई 2, अभी मोल मॉलिक्यूल में आ गया, बायोगाड्रो मोल्स ऑफ एंड 2 मॉलिक्यूल्स। ये सब थोड़ा समझने में भी प्रॉब्लम आया तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बस फॉर्मूला याद नहीं है सही से, इसलिए ऐसा होता है। थोड़े समय बाद मोल कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। कुछ भी नहीं है, सब फॉर्मूला ही यूज कर रहा हूँ, मास बाई मोलर मास, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, बट तुम्हें अभी यही स्ट्राइक नहीं कर रहा होगा कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करें। ये प्रॉब्लम सबके साथ आता है, मेरे साथ भी आता है, सब आईटीएंस के साथ आता है। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ओके, क्लियर। सिक्सटीन 16.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। हाँ, तो इसका मोल कैसा आएगा, वॉल्यूम दिया है तो लास्ट वाला फॉर्मूला, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय व्हाट, 16.8 बाई 22.4 ना। अब देख लो कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। तीन आइसोटोप है और एवरेज मास दिया है 20.18। तो बताया था ना, N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 डिवाइडेड बाई 100। 20 वाला 90% है, मतलब 21 और 22 मिलके 10% होगा। 21 कितना परसेंट है पूछ रहा है, मान लो X% 21 हो गया, तो 10 - X वाला तुम्हारा क्या हो गया, 22 वाला हो गया। और एवरेज मास दिया और 21.8 20.18। सोच लो होगा। 20 बोला उसने 90% है, 21 को तुम X% मान लो, यही निकालना था। तो 22 रिमेनिंग 10 - X होगा। ये दोनों मिलकर 10% ही है ना, इसलिए। एवरेज एटॉमिक मास कितना था, N1 M1 प्लस N2 M2
प्लस N3M3 बाई N टोटल, यही फॉर्मूला था ना, इसमें पुट कर देंगे 20.18 इक्वल टू N1 कितना है 90 मॉलिक्यूल, मान लो 20 वाला है, तो X मॉलिक्यूल या X एटम किसका होगा 21 वाला, और 10 माइनस X 22 वाला, बाई टोटल। टोटल कितना हो जाएगा, सब मिला के 100 एटम ही तो है, 100 एटम लिया तो 90 एटम 20 का है, X एटम 21 का है, और 10 माइनस X 22 का है, तो यही फॉर्मूला। सोच लो, क्लियर हुआ ये? क्लियर हो गया? हाँ, तो ये सब में सबको प्रॉब्लम आ रहा है। गुड, क्लियर, ओके। एवरेज एक और डेफिनेशन है, वो एटॉमिक मास यूनिट। वन एमयू क्या होता है, डिफाइंड एज 1/12 of mass of one atom of C12 isotope। जैसे हम लोग किलोग्राम मेजर करते हैं, 1 kg 2 kg ऐसे लिखोगे, तो यहाँ AMU में मेजर करते हैं छोटे चीजों को। तो 1 AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट इज, एक C12 का एक आइसोटोप ले लो, C12 कार्बन का 2 आइसोटोप है, तो तुम्हें 12 लेना है, ऐसे एक एटम समझो, इमेजिन कर लो, एक एटम ऑफ C12 का मास कितना होता है, एक एटम का मास पिछले बार बताया था M/Na ग्राम, M/Na ग्राम मतलब 12/Na ग्राम, और उसका 1/12 पार्ट ले लो, 1/12 पार्ट मतलब मान लो ये एक एटम है, इसको ऐसे 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, 2 पार्ट, ऐसे 2 पार्ट, इधर 2 पार्ट, एक एटम इमेजिन करो बहुत छोटा सा, इसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, एक को ये बाहर कर दो, इट इज डिफाइंड एज 1 AMU। क्लियर ना? एक छोटा पार्ट जैसा ऑरेंज है, ऑरेंज का एक पार्ट बाहर ले लो, तो वो 1 AMU हो गया। मतलब एक एटम इमेजिन करो, C12 बोला, उसको ऑरेंज की तरह इमेजिन करो, उसका एक ऑरेंज का एक पार्ट वाला बाहर ले लो, 1/12 पार्ट, उसको 1 AMU बोला गया। तो यही हम लोग का वेइंग मशीन पे इसी के रेस्पेक्ट में मेजर करोगे कि इसके रेस्पेक्ट में कितना टाइम हैवी है। कैसे बाहर जाते हो तो किलोग्राम रखते हैं वो लोग, 1 kg 2 kg 3 kg, सब्जी लेने जाओगे तो ऐसे रखेंगे कि 3 kg हो गया, 1 kg का 3 रखेंगे। उसी तरह जिससे मान लो सोडियम को रखा तो ऐसा ऐसा 23 पार्ट चढ़ गया, मतलब 23 AMU हो गया। ये मेजरिंग यूनिट छोटे के लिए होता है 1 AMU वाला। क्लियर? तो कैसे होगा, 1 AMU का वैल्यू कितना हो गया, 1/12 into mass of one atom of what, C12 isotope, यही है ना? ये हो जाएगा 1/12 इंटू, इसका मास कितना था 12/Na ग्राम ना, तो ये आ गया 1/Na ग्राम। वन बाई Na मतलब 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। टेन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो इतना लिख सकते हो ना, ये हो गया 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, या 1.66 इंटू 10⁻, या 67 लिखो वही चलेगा, 27 किलोग्राम। तो ये सब AMU का यूनिट हो गया। क्लियर हुआ ना? AMU को आप क्या डिफाइन करते हैं,
यू करके लिखते हैं हम लोग, मतलब यूनिफाइड मास। पूरा एमयू ना लिख के उसको यूनिफाइड करके लिख दिया गया। तो इसी के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं हम लोग किसी का, जैसे कि रिलेटिव एटॉमिक मास तुम्हें मेजर करना है, कि रिलेटिवली किसी के रिस्पेक्ट में कितना हैवी है। तो हम लोग किससे मेजर करेंगे? मास ऑफ वन एटम, जिसका भी मेजर करना है। मान लो आयरन का एक एटम का मेजर करना है, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ व्हाट गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाई उसको एएमयू के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे। यहाँ पे 1 एएमयू मतलब 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे मेजर किया, क्लियर हुआ ना? जैसे सोडियम का एक एटम ले लो डिवाइडेड बाई ये 1 एएमयू, तो आ जाता है 23। रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये मास बाई मास है, इसका नो यूनिट। इतना क्लियर हुआ? हाँ आनंदी, नहीं क्लियर हुआ क्या? यस 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 आनंदी, नो। हाँ बताओ। सर वो नहीं पहले लिखा था दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए। अच्छा, दूसरे के लिए वो क्लियर हो गया था क्या, जो दूसरा कंसेप्ट लिखा था? हाँ वो बाद में हो गया, मतलब ओके ठीक है। मिस्टेक था। ओके हाँ, तो ये रिलेटिव मास यूनिट है। ओके, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होगा? 23। RAM पूछे तो 23 उसका कोई यूनिट नहीं होगा, है ना? तो 23 विल बी मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम बाई 1 AMU, ऐसे होगा ना? RAM का नो यूनिट है। एग्जाम्पल, RAM रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है? 23। अब 23 MU नहीं लिखोगे, मतलब 23 विल बी मास ऑफ वन सोडियम एटम बाई नीचे क्या है 1 AMU ना, तो मास ऑफ वन सोडियम एटम कितना होगा? इसको यूनिट मिल जाएगा बस 23 AMU। तो ये सब केवल थियरी है, कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला आईआईटी में इससे। क्वेश्चन जो मोल कंसेप्ट कर रहे थे वही आएगा, जो अभी तक कर रहे थे बिगनर्स बॉक्स। आईआईटी में केवल क्वेश्चंस आते थे, थियरी बार बार नहीं पढ़ना, एक बार पढ़ लिया बहुत हो जाता है। क्वेश्चंस पे ध्यान दो। एप्लीकेशन पार्ट ऐसा होगा कि थियरी कितना भी पढ़ लो काम नहीं करेगा दिमाग, फिर वो मुझसे पूछो फिर वो समझ में आएगा कि हाँ ऐसा है। फिर बाय द टाइम आईआईटी तक जाते जाते वो चीजें लर्न हो जानी चाहिए, बस हो जाता है। जैसे वाटर वाला क्वेश्चन कितना बार दे चुका है, 1 ml वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन है, कभी 10 ml में, कभी 1000 ml में, कभी 100 ml में, कुछ भी देता है। ऐसे ही कंसेप्ट फिक्स है वो सब। ओके ये हो गया। नाउ इफ यू गो फॉर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जैसे मान लो मैं एक मिक्सचर लेता हूं जिसमें 2 मोल N2 है प्लस 3 मोल O2 है, ऑन द एवरेज 1 मोल का क्या मार्क्स होगा? इसका मोलर मास कितने बीच में वेरी करेगा? ये 28 है, ये 32 है। एम मिक्सचर किसके बीच में वेरी करेगा? 22 से 32 के बीच में। 100% ऑक्सीजन हुआ था 32, 100% नाइट्रोजन आया था 28। एम मिक्सचर एक्चुअली कितना आएगा, मतलब 1 मोल का मास कितना होगा? ओवरऑल 5 मोल है, 5 मोल का कितना मास हो गया? तो 2 मोल तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28, मतलब 56 ग्राम नाइट्रोजन था, 3 × 32 ग्राम ऑक्सीजन था। 5 मोल का मास हो गया 2 × 28 प्लस 3 × 32। 1 मोल का मास कितना होगा? डिवाइडेड बाई 5। सोच लो, क्लियर हो गया?
हाँ, तो एम मिक्सचर का एक मॉलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर का एक फॉर्मूला बना देते हम लोग। N1 M1 जैसे वो था एटॉमिक मास, वैसे ये भी होगा N2 M2 बाई N टोटल, ऐसे करते जाएंगे ना। N3 M3 M4 जितना भी होगा सबको ऐड करते जाओ। जैसे एटॉमिक मास है एवरेज, वैसे मॉलिकुलर मास है। इसी के लिए मोस्टली एटॉमिक मास फ्रैक्शनल आता है, जबकि मास नंबर क्या होता है? मास नंबर तो इंटीजर होता है। मास नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। फिर भी एटॉमिक मास फ्रैक्शन आता है, क्यों? यही है आइसोटोप्स के कारण। आइसोटोप के कारण तुम ये फ्रैक्शनल ले लोगे। जैसे क्लोरीन का ही मास नंबर 35 या 37 है, बट एटॉमिक मास क्या है? 35.5। क्यों? एवरेज मास लेना पड़ता है। इसके कारण अधिकांश का एवरेज के कारण ऐसा आ जाता है। ओके, इतना क्लियर है अभी? ओके, एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, छोटा छोटे कंसेप्ट से बहुत सारे। वेपर डेंसिटी, ये क्या है? एक रिलेटिव डेंसिटी है। कोई भी चीज हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना हैवी है, मतलब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना हैवी होता है, वही देखते हैं। तो वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ रिलेटिव रेशियो है ना, ये मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम, जितना वॉल्यूम तुमने दूसरे गैस का ले लिया। जैसे तुम जिस रूम में बैठो वहां पे एयर है, उसका वेपर डेंसिटी चाहिए, तो उसका मास निकालो। उस रूम में जितना एयर है उसका कितना मास हो गया, डिवाइडेड बाई उसको तुम्हें कंपेयर करना है मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ले ले। मतलब जिस रूम में बैठो उसी रूम में तुम हाइड्रोजन फिल कर दो, तो वॉल्यूम तो सेम रहा। बट ये नहीं कि हाइड्रोजन जो फिल किया 20 ATM या 100 ATM पे फिल कर दो। प्रेशर सेम होना चाहिए जितने पे पहले गैस था। जैसे एयर 1 ATM पे था, हाइड्रोजन गैस भी 1 ATM पे होना चाहिए। अभी टेम्परेचर मान लो कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड तुमने रखा, तो हाइड्रोजन गैस भी 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए। तो वॉल्यूम सेम रखना है, सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट व्हाट? सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसको बोलेंगे वेपर डेंसिटी। तो मालूम चल जाएगा कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कितना टाइम हैवी है, वही वेपर डेंसिटी हो गया। तो वेपर डेंसिटी तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मास ऑफ 22.4 लीटर ले लें ऑफ अ गैस एट STP ले लें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हाइड्रोजन भी कितना लेना होगा? मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP, यही लेना होगा ना। तो इसका मास तुम्हें मालूम है 22.4 लीटर एट STP मतलब कितना होता है ये? 1 मोल। तो मास ऑफ 1 मोल इज व्हाट? मॉलिकुलर मास, यही आता है ना, वो 2 ग्राम आ जाएगा। सोचो 22.4 लीटर एट STP मतलब 1 मोल। क्लियर है? तो 1 मोल का मास कितना आता है? वन मोल हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम आता है, यही हुआ ना। और उसका ये क्या होगा? मॉलिकुलर मास ऑफ द गैस आ गया, एम गैस इक्वल टू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा? मॉलिकुलर मास ऑफ गैस इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। एग्जाम्पल, वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 गैस कितना होगा? इज m/2। तो मॉलिकुलर मास ऑफ CO2 कितना होता है? 12 प्लस 16 इंटू 2, 32 ना। 12 प्लस 32/2
कितना हो गया 44/22 होगा। वेपर डेंसिटी ऑफ O2 गैस कितना होगा मॉलिक्यूलर मास बाई 2, 32/2, 16। समझ में आया वेपर डेंसिटी कैसे निकालना, मॉलिक्यूलर मास बाई 2। अब उल्टा जैसे क्वेश्चन दे रहे, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 35.5, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर मास कैसा आएगा 2 × VD, तो कितना होगा 2 × 35.5 मतलब 71। इतना क्लियर हुआ सबको? यस। नहीं, वेपर डेंसिटी का नहीं होगा, वो रिलेटिव डेंसिटी है। ओके, इस पे बेस्ट क्वेश्चंस कौन से होंगे? बिगनर्स बॉक्स में जाओगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 तक किया, 6 करोगे, 7 करोगे, 8 करोगे, 6, 7, 8। 12 कर लोगे। और जो मैंने मोल कंसेप्ट भेजा वो करोगे। मोल कंसेप्ट जितना भेजा था फिर से कर रहे हो 1 to that। ओके।